एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर बिहार बीएससी क्लासेस। मैं प्रियंका गोस्वामी आपके अपनी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जो भी पढ़ा था आई एम एक्सपेक्टिंग आप सारे बच्चों ने उसका प्रॉपरली एक बार रिविजन कर लिया होगा। आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली होगी। और अगर रिविजन नहीं किया है, अगर रिविजन अभी तक आप नहीं कर रहे हो तो बेटा आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था ऑर्गेनिक डेली डिमांड प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक की डिमांड ही एक रहेगी बेटा कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले तो तुमको बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो मैम डेली पढ़ा रही है डेली का डेली बेटा रिविजन करो। भले ही घर में आधा घंटा लो लेकिन डेली रिविजन करके आओ, है ना। जब तक आप रिविजन नहीं करोगे ऑर्गेनिक समझ नहीं आएगी। भले ही एक बार को इनऑर्गेनिक का रिविजन मत करो, फिजिकल का रिविजन मत करो, लेकिन ऑर्गेनिक का रिविजन बेटा डेली जरूरी है। क्योंकि एक दिन भी अगर चेन ब्रेक होगी ना तो फिर आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा उसको कवर अप करना, वो सारी चीजें दोबारा से पढ़ना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो मेक श्योर आप ये सारी चीजें एकदम प्रॉपरली अरेंज रखो, आप अपनी तैयारी अरेंज रखो और आप डेली का डेली प्रैक्टिस करते रहो। तो लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था मैम, लास्ट क्लास में आपने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी। हमने डिस्कस किया था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा कार्बोकेटाइंस बेसिकली कौन कौन सी स्टेबिलिटी के फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन इसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, कौन कौन डिक्रीज करता है, सब हमने कार्बोकेटाइन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, आज हम सेम चीज डिस्कस करेंगे कार्ब एनाइन के लिए, यानी कि इंटरमीडिएट कार्बेनाइन के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। क्या डिस्कस करेंगे मैम, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, यानी कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी के कौन कौन से फैक्टर होते हैं। अगर आप कार्बेनाइन से पूछो कि ये कैसा इंटरमीडिएट है तो इस पे कौन सा चार्ज लगा है मैम, इस पे निगेटिव चार्ज लगा है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन रिच इंटरमीडिएट है। कैसा सा इंटरमीडिएट है मैम, क्योंकि इस पे कार्बेनाइन लगा हुआ है, यानी ये जो है ना वो एक तरीके का इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अब भाई ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा अमीर है, इसका पेट बहुत भरा हुआ है। अब ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि कोई इससे आए, इससे इलेक्ट्रॉन खींच करके ले जाए, यानी ये चाहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आए और इससे सारे इलेक्ट्रॉन खींच करके ले जाए। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा आएंगे उतना ज्यादा ये कार्बेनाइन कैसा होता जाएगा मैम, स्टेबल होता जाएगा। तो इसकी डिमांड क्या है, इसकी डिमांड है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आएंगे उतना ही क्या आएगा मैम, उतनी यहाँ पर स्टेबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। और हमें लेना देना किससे है मैम, आपको सारा लेना देना स्टेबिलिटी से ही होना चाहिए। किससे होना चाहिए मैम, सारा लेना देना आपको स्टेबिलिटी से ही होना चाहिए। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा हमारा कार्बेनाइन कैसा होगा, उतना ज्यादा मैम हमारा कार्बेनाइन भी स्टेबल होता चला जाएगा। ठीक है जी। तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कार्बेनाइन को इम्पैक्ट डालते हैं, कार्बेनाइन पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो सबसे पहला क्या हमारे पास होता है मैम, देखो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में लिखें मैम, सबसे पहले आप इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में लिख लीजिए। सबसे पहला, कैसा सा राइटिंग हो रही है यार। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे मैम, सबसे पहले आप इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ाएंगे हमें। तो भाई इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है मैम, इंडक्टिव इफेक्ट आप ऑलरेडी हमें बता चुके हो, जो कि दो टाइप का होता है, प्लस आई माइनस आई, है ना। अगर आप कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हो, अगर आप बात कर रहे हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, तो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैम, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आते जाएंगे, जितना ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगेंगे उतनी ज्यादा कार्बेनाइन स्टेबल होती जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या हम कैसा क्या कह दें मैम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस। ये चीज बहुत ध्यान रखनी है आपको कि जो हमारा स्टेबिलिटी होती है कार्बेनाइन की वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है मैम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो जितने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे इस बार वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे होंगे, और जितने पॉजिटिव वाले होंगे वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे मैम, वो घटा रहे होंगे। तो पहला तो हमने देख लिया इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा हम किस इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, दूसरा किस इफेक्ट के बारे में बात करें मैम, दूसरा हम बात कर लीजिए मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में। दूसरा हम बात कर लेते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में। अच्छा, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है मैम, जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो भी हमारे पास दो टाइप का होता है, प्लस एम माइनस एम। प्लस एम कौन सा मैम, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, माइनस एम जो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करता है। लेकिन हमसे तो पूछा गया है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन,
हमसे तो पूछा है, अरे हमसे तो पूछा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, यानी इससे तो मैम जितना इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ होंगे वो उतना स्टेबल होगा। तो ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, माइनस एम के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा मैम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये प्लस एम के। समझ आई इतनी बात। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्लस एम के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैम, प्लस एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। चलो मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया। थर्ड हम किसके बारे में बात करते हैं मैम, थर्ड आप हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बात कर लो। थर्ड हम किसके बारे में बात करेंगे मैम, थर्ड आप बात कर लीजिए हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। अभी बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन किस टाइप का होता है मैम, दो टाइप का होता है, एक प्लस एच एक माइनस एच। प्लस एच जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा, माइनस एच जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने का काम करेगा। और हमें क्या चाहिए मैम, हम देख रहे हैं अभी अपना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एच के। और माइनस एच को ही क्या क्या कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। माइनस एच को ही कहा जाता था बेटा रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर लग रहा होगा तो वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अदरवाइज ये वाला जो हाइपर कॉन्जुगेशन इंपैक्ट है, कभी भी कार्बन आयन पढ़ोगे ना तो कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन वाला केस आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा, क्योंकि माइनस एच यानी रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी रेयर होता है, ज्यादा नहीं लगता, कम लगता है। तो ये वाला इंपैक्ट आपको काफी कम देखने को मिलेगा कंपैरेटिव टू अदर इफेक्ट्स, है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच होगा अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, उसके बाद क्या होगा, हम रेजोनेंस देखें एक बार। रेजोनेंस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा देखें जरा, देख लेते हैं मैम। फोर्थ हमारे पास इफेक्ट हम देख लेते हैं रेजोनेंस का। रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा, याद रखिएगा जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ही ज्यादा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होगी। उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतनी ही ज्यादा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होगी, ये बात याद रखना। जितना ज्यादा रेजोनेंस पाया जाएगा उतनी ही ज्यादा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होगी। रेजोनेंस का मतलब एक्सटेंट ऑफ डीलोकेलाइजेशन भी बोल सकते हो। रेजोनेंस का हम और क्या बोल सकते हैं, हम इसको एक्सटेंट ऑफ डीलोकेलाइजेशन भी बोल सकते हैं। यानी जितना ज्यादा डीलोकेलाइजेशन हो रहा होगा उतना ज्यादा क्या मिल रहा होगा मैम, उतना ज्यादा रेजोनेंस होगा और कार्बन आयन भी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये हमने कुछ बेसिक फैक्टर्स के बारे में बात कर लिया। अब पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम आगे और भी फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद हम आगे और भी फैक्टर्स के बारे में बात करते रहेंगे। अच्छा, जितने भी मैंने अभी तक आपको फैक्टर्स बताए हैं वो फैक्टर चाहो तो नोट डाउन कर लो जल्दी से कॉपी में या फोटो ले लो। पहला इंडक्टिव, कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या डाल देंगे, अब क्वेश्चन में इन चारों में से कोई भी इफेक्ट आपका जो है वो लग सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें कार्बन आयन दिया हुआ है मैम, हमें क्या दे रखा है मैम, हमें यहाँ पे कार्बन आयन दे रखा है और यहाँ पर क्या लगा रहा है मैम, मेटा पोजीशन पे फ्लोरीन लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है मैम, मेटा पोजीशन पे फ्लोरीन लगाया है। उसके बाद में मैम, उसके बाद में भी हमें यहाँ पर CH2 माइनस दे रखा है और मेटा पोजीशन पे क्या लगा दिया, इस बारी मेटा पोजीशन पे उसने क्लोरीन लगा कर दिया है। सिमिलरली हमें क्या दे रखा है, सिमिलरली मैम यहाँ पर एक CH2 माइनस है और मेटा पोजीशन पे आयोडीन लगा के दिया है। क्या दिया है मैम यहाँ पर इसने, सॉरी आयोडीन नहीं, ब्रोमीन लगा कर दिया है। क्या लगा कर दिया है मैम, यहाँ पर ब्रोमीन लगा कर दिया है। तो ये बेसिकली हमारे पास हो गया जहाँ पे ये कार्बन आयन लग रहे हैं। अब मुझे बताओ जरा, यहाँ पर मेटा पोजीशन पे ऑपरेट हो रहा है और कल की क्लास में मैंने बताया था कि मेटा पोजीशन पे क्या ऑपरेट होता है क्या नहीं, मैंने कल के ही क्लास में बताया था। मैं दिखाती हूँ एक बार, मैं दिखाती हूँ कल के क्लास की PDF, यही सब पढ़ा था ना हमने कल के क्लास में। ये देखो, ये पढ़ा था और मैंने बोला था 3 स्टार लगा लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगले क्लास में भी देखो यही चीज आपके काम आ रही है। समझो, जो मीजो और हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो कैसे होते हैं मैम, जो मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं ना वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसे होंगे मैम, दीज विल बी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। कभी भी मीजो या हाइपर कहाँ पे नहीं लगेगा मैम, मेटा पे नहीं लगेगा। जबकि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो मेटा पर भी लग जाता है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास मैम, यहाँ मेटा पोजीशन ऑक्यूपाइड है। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखो सबसे पहले तो हेयर, यहाँ पर क्या लिखेंगे हेयर मीजोमेरिक
and hyperconjugation here mesomeric and hyperconjugation effects are not applicable या are not applied due to मेटापोजिशन। किसकी वजह से? मेटापोजिशन की वजह से ये लोग यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग जाएगा? यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स हियर, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स हियर ऑन मेटापोजिशन। कौन सी पोजीशन पे? मेटा पोजीशन पे। तो ये बात समझ में आई। ये जो हमारे पास मेटा पोजीशन आई है, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा मैम? ये जो मेटा पोजीशन आई है, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास लग रहा है। ठीक है जी, चलो अब हमें बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कैसे एटम है बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट याद करो। देखो फिर से इंडक्टिव पे पहुंच गए, वहीं पहुंच गए पहली क्लास पे। आज हमारी कितनी ज्यादा क्लासेस हो गई और हम एकदम फिर से पहली क्लास पे मूव ऑन कर चुके हैं। पहली क्लास में मैंने बताया था इंडक्टिव कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया था नेकेड एटम, जहां पर हमने नेकेड एटम्स के बारे में बात की थी। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते थे? फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। फर्स्ट क्लास में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी और देखो आज भी यहाँ काम आ रही। इसीलिए मैं बोलती हूँ डेली डेली रिविजन करो, डेली डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका लगता है मैम? फ्लोरीन का लगता है सबसे ज्यादा माइनस आई। देखो यहाँ पर ये भी माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई, क्योंकि ये तीनों के तीनों कैसे हैं मैम? तीनों नेकेड एटम है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का लगता है माइनस आई। तो यहाँ पर क्लियर है ये बात, यहाँ पर तो मैम ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कार्बन आयन में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आएगी मैम? पहले वाले की, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल ए, फिर बी, फिर सी। हमारा आंसर क्या आ गया मैम? हमारा आंसर आ गया सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा, फिर होगा बी, फिर कौन हो जाएगा मैम? फिर हमारे पास स्टेबल हो जाएगा सी। क्या इतनी चीजें समझ में आई? आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? लेट अस सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है CH3 माइनस, नेक्स्ट CH2 माइनस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। क्या क्या गिवन है? पहला तो CH3 माइनस, दूसरा CH2 माइनस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और हमें गिवन है CH2 माइनस। कुछ ऐसे छोड़ देती हूँ, डिलोकलाइजेशन बना देती हूँ। ऐसे से गिवन है बेटा हमें। ठीक है, बताओ यहाँ पर क्या पॉसिबल। मैम सबसे पहले तो इस वाले को देख के लग रहा है ना कि हमारे पास ये 3 पाई बॉन्ड की वजह से डिलोकलाइजेशन प्रेजेंट है। लास्ट ऐसा ही केस देखा था हमने लास्ट क्लास में, बस यहाँ पे कार्बोकेटाइन हुआ करता था, तो ये कार्बोकेटाइन की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर क्या है मैम? यहाँ पे कार्बन आयन है, यानी कैसे डिलोकलाइजेशन होगा एक बार समझो। ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर। कुछ इस तरीके से डिलोकलाइजेशन होगा। यानी यहाँ हो क्या रहा है मैम? यहाँ पर रेजोनेंस प्रेजेंट है, यहाँ पर रेजोनेंस प्रेजेंट है विद 3 पाई बॉन्ड्स। किसके साथ में रेजोनेंस प्रेजेंट है मैम? रेजोनेंस, अरे मैम रेजोनेंस प्रेजेंट है विद 3 पाई बॉन्ड्स। 3 पाई बॉन्ड्स के साथ में मैम रेजोनेंस यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है जी, यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड के साथ में प्रेजेंट है? देखो मैम यहाँ पर इस तरीके से कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस यानी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, लेकिन केवल एक पाई बॉन्ड है। तो हम क्या लिखेंगे? कॉन्जुगेशन, हम यहाँ लिखेंगे कॉन्जुगेशन विद ओनली 1 पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन विद ओनली 1 पाई बॉन्ड। यहाँ कॉन्जुगेशन तो प्रेजेंट है लेकिन केवल और केवल एक पाई बॉन्ड के साथ है। क्या यहाँ कोई कॉन्जुगेशन दिख रहा है? क्या यहाँ आपको कोई भी कॉन्जुगेशन दिख रहा है बच्चा? एक बार बताओ जरा, इज देयर एनी टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन हियर? नो मैम, यहाँ पर सीधे सीधे हम लिख लेंगे नो कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट, नो कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट हियर। यहाँ पर मैम कोई भी किसी भी टाइप का कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। तो बता दो भाई हमारे पास कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का क्या सीन था? मैम आपने बताया था जितना ज्यादा रेजोनेंस हमें मिल रहा होगा उतनी ज्यादा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आ रही होगी। जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, जिसमें सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन पाया जा रहा होगा। यानी कि ये जो 3 पाई बॉन्ड्स के साथ में डीलोकलाइज है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा मैम? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सी, सी के बाद स्टेबल होगा बी, और बी के बाद स्टेबल होगा ए।
तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मैम, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सी, सी के बाद होगा बी, और बी के बाद स्टेबल कौन होगा मैम, बी के बाद स्टेबल होगा ए। क्या इतनी चीजें क्लियर है? ये कौन से पे बेस्ड था मैम, ये रेजोनेंस टॉपिक पे बेस्ड था, यानी कि डीलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन कह लो, ऐसे टॉपिक पे हमारे पास ये बेस्ड था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लेट अस सपोज, एक तो यही वाला कंपाउंड ले लेती हूँ, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने क्या ले लिया मैम, ये आपने एक पहला कंपाउंड ले लिया। उसके बाद में ऐसे ही कुछ ले लेते हैं, जैसे CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 नहीं, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ऐसा कुछ लिया है हमने। CH2 माइनस जिसके साथ में बेसिकली सिंगल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड कनेक्टेड, बस बंद कर देते हैं इसको, ये ले लिया। और क्या ले सकते हैं, और किस टाइप का कंपाउंड ले, यस क्रॉस कॉन्जुगेशन मैंने तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो अगला मैं ले लेती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, बैलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 परफेक्ट, 1 2 3 4 1 2, हाँ परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यस। ये हमारे पास 3 कंपाउंड्स गिवन है। क्या गिवन है मैम, ये 3 कंपाउंड्स गिवन है। बता दीजिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस कार्बेनाइन की होने वाली है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस कार्बेनाइन की होने वाली है। और ये भी आपका किस पे बेस्ड है मैम, ये भी हमारा कॉन्जुगेशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है भाई मैम, ये भी हमारा कॉन्जुगेशन पर बेस्ड है। जल्दी से बता दो क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी से बता दीजिए इसमें क्या आंसर आपका रहने वाला है ना जी। देखो मैम यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करें तो देखिए मैम, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यानी हमें क्या मिल रहा है, हमें मैम कॉन्जुगेशन मिल रहा है एक पाई बॉन्ड का। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है कॉन्जुगेशन ऑफ 1 पाई बॉन्ड। क्या प्रेजेंट है मैम, यहाँ पर ना एक पाई बॉन्ड का आपके पास में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और आपको पता होगा जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ एक पाई बॉन्ड के साथ तो मैम कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो गया। और अगर मैम इसकी बात करेंगी आप ना, तो आप देखिए कैसा प्रेजेंट है, ये यहाँ पर जाएगा, फिर ये यहाँ पर जाएगा, फिर ये यहाँ पर जाएगा। जब कॉन्जुगेशन लगातार चलता जाता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यानी हम यहाँ लिखेंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर मैम, यहाँ ना हमारे पास में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये कौन सा कॉन्जुगेशन है मैम, यहाँ कार्बेनाइन जो है वो बीच में आ रहा है, इधर भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इधर भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स ये कॉन्जुगेशन आपका जो है वो इधर भी जा सकता है। सिमिलरली आपका ये जो कॉन्जुगेशन है वो इधर भी जा सकता है। यानी हम क्या बोलेंगे, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, आप बोल दीजिए मैम कि यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, आप बोल दीजिए क्रॉस कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। यहाँ पर हमारे पास में ना मैम क्रॉस कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब बताना है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, क्या सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को देंगे या सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम क्रॉस कॉन्जुगेशन को देंगे। ऑलवेज कीप इन माइंड सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को, और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के बाद हम किसको प्रायोरिटी देंगे, क्रॉस कॉन्जुगेशन को। इतनी बात समझ आई, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एक्सटेंडेड को दी जाती है। यानी कि हमारे पास अगर कोई बोलेगा व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, तो सबसे ज्यादा कार्बन आयन कौन सा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा एक्सटेंडेड वाला, दैट मींस बी। फिर मैम क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला यानी कि सी, और सबसे कम स्टेबल ये वाला होने वाला है जिसमें केवल एक पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है इसलिए लीस्ट स्टेबल होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, BCA विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा मैम, BCA करेक्ट आंसर होगा। जिसमें से ये कैसा आया मैम, ये लीस्ट कॉन्जुगेटेड आया। ठीक है जी, कैसा आ गया मैम, ये हमारे पास आ गया लीस्ट कॉन्जुगेटेड, इस वजह से लीस्ट स्टेबल भी है। क्या इतनी चीजें क्लियर है, इज एवरीथिंग क्लियर? अगर क्लियर है तो एक सवाल आप लोग और करके दिखा दीजिए, अगर क्लियर है तो एक सवाल आप लोग और करके दिखाएंगे। बेटा जितने ऑर्गेनिक में सवाल करोगे उतना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा।
ऑर्गेनिक में जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा आप सवाल करिए, अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक अच्छी करनी है तो। CH-, यस, इस तरीके से बनेगा। वैलेंसी पूरी है ना, 1 2 3, यस 4 वैलेंसी पूरी है। एक और क्या बना दूं मैं, यस एक और पॉसिबल है, अगर हम ऐसे ऐसे और ऐसे करते। यस, आपके पास में ये 3 हमने कंपाउंड बना दिए हैं। आपको बताना है इन तीनों कंपाउंड्स में सबसे स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होने वाला है। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होने वाला है, ये आपको बताना है बच्चा। कैसे बताओगे मैम, हम यहाँ डीलोकेलाइजेशन देखेंगे, जितना ज्यादा डीलोकेलाइजेशन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। चलो डीलोकेलाइजेशन देखो। तो अगर आप डीलोकेलाइजेशन देखोगे तो बेटा ये वाला कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये वाला कुछ इस तरीके से डीलोकेलाइज्ड है, यानी एक बेंजीन रिंग के साथ में ये डीलोकेलाइज है। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम इसके लिए लिख सकते हैं दिस इज, इट इज डीलोकेलाइज्ड, इट इज डीलोकेलाइज्ड विथ वन बेंजीन रिंग या विद अ बेंजीन रिंग, विद अ रिंग। किसके साथ डीलोकेलाइज है मैम, ये एक रिंग के साथ में डीलोकेलाइज है। अगर हम बेटा इसकी बात करेंगे तो देखो यहाँ पर मैम ये इस तरीके से भी बेसिकली डीलोकेलाइज है, ये देखिए मैम ये इस तरीके से भी डीलोकेलाइज है। लेकिन यहाँ पर वही बात आ गई कि निगेटिव चार्ज यहाँ पर 2 अल्टरनेट डबल बॉन्ड के बीच में पाया जा रहा है, और अगर 2 अल्टरनेट डबल बॉन्ड के बीच में पाया जा रहा है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मैम, क्रॉस कॉन्जुगेशन मिल जाएगा। क्योंकि ये निगेटिव चार्ज तो देखिए यहाँ पर भी तो प्रॉपर्ली डीलोकेलाइज है, यहाँ पर भी तो प्रॉपर्ली डीलोकेलाइज है, यानी यहाँ पर हमें क्या रिसीव हो रहा है मैम, आप यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन मिल रहा है, यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रॉस कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे क्रॉस कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट है। कैसा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है मैम, ये जो हमें कंपाउंड दे रखा है ना, इस कंपाउंड में हमें क्रॉस कॉन्जुगेशन हमें दिया गया है। बेसिकली वी कैन से मैम यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन हमें मिल रहा है। ठीक है भाई, अब अगर इसकी बात करते हैं तो अब यहाँ पर देखो किस किस के साथ कॉन्जुगेशन है मैम, ये वाला कार्बन आयन तो इन तीनों रिंग्स के साथ कॉन्जुगेटेड होगा। ये वाला कार्बन आयन का क्या सीन होगा मैम, ये कार्बन आयन तो तीनों रिंग के साथ कॉन्जुगेटेड होगा। देखिए मैम इस रिंग के साथ भी ये, देखो इस रिंग के साथ भी कॉन्जुगेटेड है ये वाला, सिमिलरली इसके साथ भी कॉन्जुगेटेड है, सिमिलरली ये वाला जो है वो इसके साथ भी कॉन्जुगेटेड है। यहाँ तो कॉन्जुगेशन आपको 3 रिंग्स की वजह से मिल रहा है। क्या मिल रहा है मैम, यहाँ पर तो 3 रिंग्स की वजह से कॉन्जुगेशन है। हम क्या लिखेंगे हेयर कॉन्जुगेशन, इससे नहीं जिससे लिख रहे थे उसी से लिखेंगे, 3 रिंग्स कॉन्जुगेशन, 3 रिंग कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट हेयर, 3 रिंग कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट हेयर, 3 रिंग कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट हेयर। और तुमको एक चीज पता होनी चाहिए, तुमको एक चीज ये पता होनी चाहिए बेटा कि जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ डीलोकेलाइजेशन होगा, जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ डीलोकेलाइजेशन होगा, यानी जितना ज्यादा डीलोकेलाइजेशन होगा उतनी ही ज्यादा क्या होने वाली है मैम, उतनी ही ज्यादा होने वाली है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, उतनी ही ज्यादा क्या होने वाली है मैम, उतनी ही ज्यादा होने वाली है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। आपका जितना ज्यादा डीलोकेलाइजेशन होगा कार्बन आयन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पर क्या लिख रहे हो मैम, यहाँ डीलोकेलाइजेशन 3 रिंग की वजह से है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर मोस्ट डीलोकेलाइज्ड सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है, दिस इज द मोस्ट डीलोकेलाइज्ड सिस्टम है, जो कि 3 रिंग की वजह से डीलोकेलाइज्ड है। कंपैरेटिवली ये 2 की वजह से डीलोकेलाइज्ड है, तो इसमें लिख दो मोर डीलोकेलाइज्ड। यहाँ क्या लिख दोगे, यहाँ लिख देंगे हम मोर डीलोकेलाइज्ड, जो केवल 2 की वजह से है। जबकि कंपैरेटिवली ये होगा तो ये कैसा हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा लेस डीलोकेलाइज्ड। अब इन तीनों के आप कंपैरिजन में देखोगे तो सीधी सी बात है ना, ये तो कम डीलोकेलाइज्ड है, बेचारा एक ही रिंग के साथ डीलोकेलाइज हो रहा है। जबकि अगर आप इस वाले कार्बन आयन की बात करोगे तो 2 रिंग के साथ डीलोकेलाइज है, इसका डीलोकेलाइजेशन मैम काफी ज्यादा है। अगर आप इसके बारे में बात करोगे तो मैम इसका डीलोकेलाइजेशन 3 रिंग्स के साथ हो रहा है, विच सिंपली मीन्स यहाँ पर क्या होगा मैम, यहाँ 3 रिंग के साथ डीलोकेलाइजेशन है, सबसे ज्यादा डीलोकेलाइजेशन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा मैम, यहाँ तो सबसे ज्यादा डीलोकेलाइजेशन पाया जाएगा। तो सिंपली हमारे पास क्या हो गया मैम, सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन,
अगर आपसे बोला जा रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, तो सबसे ज्यादा किसका होगा मैम? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सी, सी के बाद कौन स्टेबल होगा? बी, और बी के बाद कौन स्टेबल होगा? ए। तो स्टेबिलिटी का क्या सीन हो गया मैम? सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया हमारे पास में सी, सी के बाद हो गया बी, और बी के बाद कौन हो गया मैम? बी के बाद हो गया स्टेबल ए। ठीक है जी, क्या इतनी चीजें क्लियर है? अगर इन सारी चीजों में कोई डाउट हो तो बता दी। हमने कार्बेनाइन का डीलोकेलाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, सब कुछ बहुत बढ़िया से कवर कर लिया है। एक एक चीज मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बता दी है। इसमें जरा सा भी अगर आपको डाउट लग रहा हो तो बेटा पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब अगर हम मीजोमेरिक इफेक्ट पे आएंगे, अब अगर हम आते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट पे, तो देखो वहां पे मीजो का लगता है एक डीएनपी रूल, मीजो का लगता है एक डीएनपी रूल। डीएनपी रूल के हिसाब से डी का मतलब होता है डिस्टेंस, एन का मतलब होता है नंबर, पी का मतलब होता है पावर। देखो यहाँ पे लिखो डीएनपी रूल फॉर मीजोमेरिक इफेक्ट, फॉर मीजोमेरिक इफेक्ट, फॉर मीजोमेरिक इफेक्ट डीएनपी रूल is applied। जब भी हम मीजोमेरिक इफेक्ट देखते हैं तो कौन सा रूल अप्लाई होता है मैम? जब भी आप मीजोमेरिक के लिए देखोगे हमारा डीएनपी रूल अप्लाई हो जाएगा। डीएनपी का मतलब क्या होता है मैम? डीएनपी का मतलब होता है डिस्टेंस नंबर पावर। यहां से डिस्टेंस भी हटा दो, नंबर पावर बेटर है। डिस्टेंस आप लोगों के लिए है नहीं, आप लोगों के लिए सिर्फ नंबर पावर चलेगा। कौन सा रूल लगता है मैम? नंबर पावर रूल हमारे पास में लगता है। अब ये नंबर पावर रूल क्या होता है मैम, ये बता दीजिए जरा, समझ नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखिएगा कि ऑलवेज प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू नंबर पावर रूल। लिखो अकॉर्डिंग टू नंबर पावर रूल, अकॉर्डिंग टू नंबर पावर रूल ऑलवेज प्रायोरिटाइज, ऑलवेज प्रायोरिटाइज, किसको प्रायोरिटाइज करना है? क्या प्रायोरिटी होने वाली है? हमेशा प्रायोरिटी देनी है नंबर को, फिर प्रायोरिटी देनी है पावर को। कब मैम? जब भी आप मीजोमेरिक इफेक्ट देखोगे, जब भी तुम मीजोमेरिक इफेक्ट देखोगे तब क्या करोगे मैम? मीजोमेरिक इफेक्ट, अच्छा हम देख किसके लिए रहे हैं? हम कार्बेनाइन के लिए देख रहे हैं। और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है मैम? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम होता है। यानी कि मैम जितना ज्यादा माइनस एम लगेगा उतना ज्यादा कार्बेनाइन स्टेबल होगा। दैट मीन्स, दैट सिंपली मीन्स हम सबसे पहले देखेंगे नंबर, नंबर के बाद देखेंगे पावर। जितना ज्यादा नंबर लगे होंगे, यानी जितने ज्यादा माइनस एम है, मान लो 2 माइनस एम है लेकिन वो कम पावरफुल हैं, तो वो जीत जाएंगे रादर देन लेस मोर पावरफुल। क्योंकि हम पावर और नंबर दोनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं नंबर को, फिर हम प्रायोरिटी किसको देंगे? पावर को देंगे। इतनी चीज समझ में आई? तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मैम नंबर को देते हैं। नंबर के बाद किसको देंगे? नंबर के बाद में मैम हम पावर को प्रायोरिटी दे देंगे। राइट, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नंबर को, नंबर के बाद में पावर को। एक बार बेटा माइनस एम का ट्रेंड भी जरा लिख लेना, एक बार जरा माइनस एम का ट्रेंड भी लिख लो। कई बारी पूछा जाता है और आपको अगर नहीं आएगा तो आप गड़बड़ कर बैठोगे। यानी सबसे ज्यादा माइनस एम किसका होता है? तो ऑलवेज हैव इन माइंड सबसे ज्यादा माइनस एम तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप का पाया जाता है। सबसे ज्यादा माइनस एम वाला ग्रुप कौन सा होगा? नाइट्रो। ठीक है जी, नाइट्रो के बाद कौन होता है मैम? नाइट्रो के बाद होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद कौन होता है मैम? एल्डिहाइड के बाद होता है कीटोन, यानी COCH3। कीटोन के बाद किसका माइनस एम होता है मैम? कीटोन के बाद होता है एनहाइड्राइड का माइनस आई। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड लिख लेते हैं सीधा सीधा। ओके, एनहाइड्राइड समझ जाओगे ना, पूरा ही लिख देती हूँ। एनहाइड्राइड, ठीक। सबसे पहले किसका माइनस एम होगा? नाइट्रो का, एल्डिहाइड का, COCH3 का यानी एनहाइड्राइड का। उसके बाद किसका होता है मैम? उसके बाद अमाइड का हो जाएगा। उसके बाद किसका हो जाएगा? उसके बाद अमाइड का हो जाएगा। अच्छा, अमाइड का फॉर्मूला CONH2 लिख ही देती हूँ यार, बच्चे अगर भूल गए तो। अमाइड का फॉर्मूला होता है CONH2। ये क्या रहता है मैम? ये हमारे पास माइनस एम का ट्रेंड रहता है। ठीक है जी, क्या रहेगा ये मैम? ये माइनस एम का ट्रेंड रहेगा। सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे नंबर को, नंबर के बाद देंगे प्रायोरिटी पावर को। लेकिन यहाँ पर बेटा एक दो एक्सेप्शंस भी होते हैं। यहाँ पर ये सबसे जरूरी है कि एक्सेप्शंस हमें याद रहने चाहिए, तो लिख लो कहीं पर एक्सेप्शंस
लिख लो एक्सेप्शंस इन नंबर पावर रूल, यानी ये जो हम नंबर पावर रूल पढ़ रहे हैं इसमें एक्सेप्शन क्या होने वाला है, एक्सेप्शंस इन नंबर पावर रूल। ये जो मैम हमारे पास नंबर पावर रूल है इनमें एक्सेप्शंस क्या होने वाला है आप ये बता दीजिए। तो पहला एक्सेप्शंस क्या होगा, समझो अगर आपके पास में कार्बन आयन है और कार्बन आयन के साथ में नाइट्रो ग्रुप लगा है, नाइट्रो कैसा ग्रुप है मैम, नाइट्रो एक ऐसा ग्रुप है, नाइट्रो मैम एक ऐसा ग्रुप है जिसका माइनस एम कैसा होता है, जिसका माइनस एम इफेक्ट मैम सबसे ज्यादा होता है, ठीक। उसके अलावा क्या है मैम, उसके अलावा हमारे पास देखिए कुछ इस तरीके से CH माइनस COOCH3 CH माइनस COOCH3, हमारे पास ये क्या लग रहा है मैम, ये COOCH3 जो है ये क्या दिखाता है मैम, ये पुअर माइनस एम इफेक्ट दिखाता है। COCH3 क्या दिखाता है मैम, ये पुअर माइनस एम दिखाता है। हालांकि पुअर माइनस एम तो दिखा रहा है लेकिन कितने लगे हैं मैम, ये एक लगा है ये दो लगा है, कितने ग्रुप लगे हैं मैम, ये ग्रुप तो दो लगे हैं लेकिन पुअर माइनस एम दिखा रहे हैं और ये एक ही लगा है। तो नंबर पावर रूल के हिसाब से कौन जीतेगा मैम, सीधी सी बात है नंबर पावर रूल के हिसाब से नंबर जीत जाएगा, यानी किसका ज्यादा आएगा, इस कार्बन आयन कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा मैम, ये वाला, है ना, बिल्कुल यही का आंसर होना चाहिए। लेकिन बस यही आंसर आपका गलत है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होता है। नाइट्रो इतना शक्तिशाली माइनस एम होता है बच्चा, नाइट्रो इतना शक्तिशाली शक्तिमान है ये माइनस एम का। अब भाई एक जगह शक्तिमान है, एक जगह दो लोग आ गए, कौन जीतता है मैम, हीरो जीतता है। यहाँ पर हीरो आ चुका है भाई, रूल्स तो ब्रेक ही होंगे हीरो के लिए, यहाँ आ चुका है माइनस एम द हीरो, दिस इज द हीरो ऑफ माइनस एम। एक जगह एक हीरो खड़ा है, देखो मूवी में क्या होता है, एक हीरो होता है उसको मारने कितने सारे विलेन्स आए होते हैं, ऐसा होता है ना। अब यहाँ एक हीरो है इसको मारने दो दो विलेन आए हैं, जीतना तो दो दो विलेन को ही चाहिए, लेकिन होगा क्या मैम, मूवी है, एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है, जीतेगा यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि इतना ज्यादा माइनस एम होता है बेटा कि इतना एक अकेले नाइट्रो का माइनस एम इन दोनों के माइनस एम के बराबर नहीं पड़ पाता। दैट मीन्स इस एक्सेप्शन की वजह से कौन जीतेगा मैम, ये वाला जीतेगा, यानी कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा मैम, एक नाइट्रो वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। चलो अब हम ऐसा ही एक और मैं आपको केस दिखाती हूँ, ऐसा ही एक और केस दिखाते हैं। यहाँ पर भी मैंने सेम ग्रुप ले लिया CH2 माइनस के साथ में नाइट्रो, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ मैं, एक बार CH माइनस के साथ में COCH3 लगाया और एक बार मैंने CHO लगाया। अब ये जो CHO है ये कैसा ग्रुप है मैम, ये गुड माइनस एम ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है मैम, ये एक गुड माइनस एम है, जबकि COCH3 कैसा है मैम, ये एक पुअर माइनस एम है। अब देखो मैम यहाँ एक गुड माइनस एम लगा है, एक पुअर, मतलब एक विलेन जो है वो बहुत तगड़ा वाला विलेन है, लेकिन ये वाला विलेन ऐसे ही है थोड़ा सा, और ये हमारे पास हमारा हीरो है। बताओ आपकी कहानी है, किसको जिताना प्रेफर करोगे, किसको जिताना प्रेफर करेंगे आप, बताइएगा। मैम ये हमारे पास हीरो है, ये हमारे पास दो दो विलेन आ रहे हैं, हम किसको जिताएंगे मैम, चाहे गुड आ जाए या पुअर आ जाए, जीतेगा हमारा हीरो। दैट मीन्स कौन जीतेगा मैम, नाइट्रो यहाँ पर जीतने वाला है, ये भी एक्सेप्शन याद रखना। उसके बाद एक एक्सेप्शन और बचता है, एक एक्सेप्शन आपका और बचता है, क्या एक्सेप्शन है, थर्ड केस में भी हम अपना यही सेम ग्रुप ले लेते हैं CH2 माइनस नाइट्रो के साथ में, सेम हमने ले लिया CH2 माइनस नाइट्रो के साथ में, लेकिन फर्क इस बार इतना है कि हमने यहाँ पर CH माइनस के साथ इधर भी CHO ले लिया और हमने क्या किया मैम, हमने इधर भी CHO ले लिया। ये जो CHO लिया है ये कैसा है मैम, ये जो CHO आपने लिया है ये भी आपका गुड माइनस एम है, ये जो CHO लिया है ये भी आपका गुड माइनस एम है ना। अब यहाँ पर दो विलेन आ गए हैं लेकिन दोनों बेहतरीन वाले विलेन हैं, ऐसा समझो जैसे एनिमल मूवी में विलेन होता है, कितना अच्छा होता है, हीरो से कम नहीं होता भाई, हीरो के एकदम टक्कर देता है हीरो को, इनफैक्ट आगे ही निकल जाता है। तो उसी लेवल के यहाँ दो दो विलेन आ चुके हैं, उधर बेचारा एक अकेला हीरो है। तो अब क्या होने वाला है, ये इंटरेस्टिंग है भाई, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मुझे बताओ क्या हो, व्हाट डू यू थिंक क्या होगा अभी मैम, अब थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है क्योंकि यहाँ दो उसी के बराबर के विलेन आ चुके हैं। अब क्योंकि बेटा यहाँ दो विलेन आ चुके हैं, अब यहाँ पर आपका
हीरो हार जाएगा। ये एक ऐसा केस था जहां हमारा हीरो हार चुका है और हमारा प्रायोरिटी किसको जाएंगे मैम, नंबर को ही ज्यादा प्रायोरिटी दी। अगर समझ लेना मेरी बात, वैसे हर एक केस के लिए यही रूल होता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नंबर को फिर पावर को, सबके लिए यही वैलिड है। लेकिन अगर आपके पास नाइट्रो आ रहा है, अगर हीरो आ रहा है, हीरो के सामने जब तक दोनों गुड माइनस एम वाले नहीं आएंगे तब तक हीरो शक्तिशाली रहेगा, तब तक हीरो शक्तिशाली रहेगा। लेकिन अगर हमारे हीरो के सामने दोनों गुड विलेंस आ गए तब हमारा नंबर वाला ही जीतेगा, दोनों गुड विलेंस जीत जाएंगे। ये नंबर पावर रूल आपको याद रखना है। लेकिन ये एक्सेप्शंस किसके लिए वैलिड है? एक्सेप्शन मैम केवल नाइट्रो के लिए वैलिड है। इसको मैं जरा हाईलाइट कर देती हूँ, ये एक्सेप्शंस किसके लिए वैलिड है? दीज एक्सेप्शंस आर वैलिड जस्ट फॉर नाइट्रो ग्रुप्स। डन। नाइट्रो ग्रुप्स जब जब आएगा तो आपको ये एक्सेप्शंस याद रखने पड़ेंगे, बाकी सबके लिए नॉर्मल लगा दो। सबसे पहले नंबर वाला रूल, नंबर के बाद में पावर वाला रूल, इस तरीके से आपका वैलिड हो जाएगा। डन। तो ये हमने कुछ कुछ इफेक्ट्स देखे जो हमारे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे इंपैक्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक की चीजें सारी की सारी आपको क्लियर होंगी। कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स। मिलते हैं अब अगले क्लास में जहां पर हम आगे और भी आने वाले टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अमेजिंग टॉपिक्स, अमेजिंग कंटेंट को कवर करेंगे। अगर आप अभी नए हैं तो जरूर से जरूर अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को बताइए हमारे कोर्स के बारे में, हमारी क्लासेस के बारे में। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्यार एंड सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा और अच्छा कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।